नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो नेता, मतलब बड़ा नेता है कांग्रेस एनसीपी का, यानी शरद पवार, जो कि एक बार ऐसा था कि जब वो रिमोट से सत्ता चला रहे थे, अपनी रिमोट से सत्ता चला रहे थे, शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार बनी। फिर वो सरकार गिरी थी, फिर उसके बाद शिंदे शिवसेना सत्ता में आ गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पटना में एक महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार ने बहुत सारे पार्टियों का आमंत्रित किया। खुद शरद पवार भी उसमें थे, ममता बनर्जी भी थी, दूसरे नेता भी थे, अखिलेश यादव भी थे। लेकिन वो गठबंधन की वो जो बैठक थी, महागठबंधन की, वो तो फ्लॉप हुई। और जैसे ही वो बैठक खत्म हुई उसके 2 दिन बाद पता लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। मतलब एनसीपी में ऐसी दरार पड़ी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पूरी पार्टी को तोड़ दिया। मतलब हलचल मचा दी और शरद पवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इतना बड़ा घटनाक्रम था जो कि विपक्षी एकता के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। सर, महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, अब अब एनसीपी जिस एक बड़ी पार्टी थी वहां पर, और उसके जो नेता अजीत पवार, वो एनसीपी छोड़कर आ गए, उनके साथ कई और एमएलए आ गए, प्रफुल्ल पटेल भी आ गए, इतने बड़े बड़े नेता छोड़कर आ गए। आपको क्या लगता है कि अब ये बीजेपी के लिए अब क्या रास्ता बनता दिख रहा है आपको? देखिए, इसके ऊपर कई बातें आ रही हैं कि जो शरद पवार के साथ हुआ, क्यों हुआ। उनकी उम्र है 83 साल और उनकी पार्टी के लीडर्स उनसे नाराज हैं क्योंकि शरद पवार अपनी डॉटर सुप्रिया सुले को प्रोजेक्ट कर रहे थे एनसीपी के अंदर। उनके दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार वो इस बात से नाराज थे। और पहले भी जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, लास्ट इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर 2020 में, तो फडणवीस ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते थे सीएम बनना और उस टाइम पे फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर बने और अजीत पवार को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया और ये सरकार सिर्फ 4 दिन चली। उस टाइम पे शरद पवार वो दिल्ली के अंदर पीएम मोदी से मिले पार्लियामेंट के हाउस के अंदर और उन्होंने उनको ऑफर दी कि हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को तैयार है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस है। एक, सुप्रिया सुले को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाए और दूसरा, फडणवीस को चीफ मिनिस्टर न बनाया जाए महाराष्ट्र का। और ये इसलिए था, एक तो अपनी डॉटर को प्रमोट करना चाहते थे एज ए फ्यूचर लीडर, और दूसरी तरफ उनका पर्पस था कि सुप्रिया सुले को अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिलती है तो वो अपना बिजनेस प्रमोट कर सकेंगे, क्योंकि जो महाराष्ट्र के अंदर पहले कंट्रोल करते थे शरद पवार, शुगर लॉबी, और उसके बाद जितनी भी वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनको वहां से फायदा होता और वो महाराष्ट्र के अंदर सब्जियों का कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए चाहते थे सुप्रिया सुले को ये सीट मिले और उनका बिजनेस चलता रहे या धंधा चलता रहे। और फडणवीस को इसलिए चाहते थे वहां का चीफ मिनिस्टर बनना क्योंकि फडणवीस ईमानदार आदमी है और फडणवीस बहुत कैपेबल आदमी है, इसलिए शरद पवार उनको महाराष्ट्र का सीएम भी देखना चाहते थे। लेकिन पीएम मोदी ने उनकी ये जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वहां पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट आई और यहाँ पे सब गवर्नमेंट चलती रही। उसके बाद शरद पवार ने अपना गेम प्लान खेला, लेकिन इस टाइम पे जो शरद पवार के साथ हुआ वही हुआ जो शरद पवार ने वाईबी चौहान के साथ किया था। वाईबी चौहान पहले महाराष्ट्र के अकेले लीडर होते थे और उनके जो मेन कॉन्फिडेंट थे वो थे शरद पवार और उन्होंने उनको धोखा देकर के पावर वहां पे महाराष्ट्र के अंदर पूरी पावर पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर, इसके अंदर जो मेन रोल है वो है फडणवीस का। पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया और अब अजीत पवार को तोड़ करके उन्होंने वहां पे एक हलचल मचा दी एनसीपी के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरी बातें हैं, क्योंकि जो सारी तैयारी चल रही है वो चल रही है 2024 के इलेक्शंस की, जहां पे बीजेपी अपने आप को पावर में लाना चाहती है और वो कोई रिस्क लेना चाहती है। यूपी के अंदर इनकी बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन दूसरी बात है, यूपी के बाद जो सेकंड बड़ी स्टेट आती है वो है महाराष्ट्र, जहां पे 48 एमपी की सीटें हैं और जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। 25 सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, 23 सीटों पे शिवसेना लड़ी थी। बीजेपी को 23 सीटों पे विक्ट्री मिली और शिवसेना को 23 में से 18 सीटों पे।
4 सीटें गई एनसीपी के पास, 2 गई कांग्रेस के पास और 1 गई एआईएम के पास जो ओवैसी की पार्टी है। इसके बाद अब 2024 का इलेक्शन होना है, उसके पीछे बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है क्योंकि इसका जो गठबंधन था शिवसेना के साथ वो टूट चुका है और शिवसेना भी टूट चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पे जो शरद पवार की पार्टी टूटती है तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक तो महाराष्ट्र के ऊपर पड़ेगा, दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा जो अपोजिशन की यूनिटी की बात चल रही है, वो पहले बिखर चुकी है, कोई ढंग की तो बात हुई नहीं वहां पे। लेकिन अब जो अगला इलेक्शन होगा महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी वहां पे ज्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। बीजेपी सोच रही है कि वो 48 में से कम 35 सीटों पे इलेक्शन लड़े। 10 सीटें देना चाहती है शिवसेना का जो शिंदे ग्रुप है और बाकी सीटें वो कुछ बांटना चाहती है जो अजीत पवार का ग्रुप है। अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं कि उनको 13 से 15 सीट दी जाए, तो हो सकता है बीजेपी 30 सीटों पे इलेक्शन लड़े, 10 सीटें अजीत पवार ग्रुप को दे और 10 सीटें दे शिंदे ग्रुप को। लेकिन दूसरी तरफ जो वहां पे कॉम्बिनेशन बनेगा महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस होगी, कांग्रेस शरद पवार के ग्रुप को सीटें कम देगी, ये क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है एज ए नेशनल पार्टी और वहां पे जब से कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है जीते हैं तो इस टाइम पे कांग्रेस इस टाइम पे फ्लाइंग बोर्ड में है। तो एनसीपी कमजोर होगी तो शरद पवार को वो 10 सीटों से ऊपर लड़ने को दे देगी और उसी तरीके से शिवसेना को भी 7 से 8 सीटें देगी और इससे इन पार्टियों का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। बीजेपी यही चाहती है और बीजेपी चाहती है कि वो अगले इलेक्शन को कंफर्टेबली जीते, इसीलिए ये सारा गेम प्लान किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ताकि और शरद पवार के ना होने से या कमजोर होने से जो अपोजिशन की यूनिटी के एफर्ट्स चल रही हैं और ज्यादा वीक हो जाएंगी। और वैसे भी यूनिटी होने का कोई चांस तो लग नहीं रहा, लेकिन उसके बाद अगर होती भी है तो बहुत कमजोर होगी और कांग्रेस मुझे लगता है कि अलग तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, यानी कि 3 फ्रंट होंगे, एक तरफ तो बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस उसके अलाइज और तीसरी तरफ जो बची खुची पार्टियां हैं वो होंगी। अच्छा, अभी सर ये उद्धव राज ठाकरे ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जिससे ये इशारा मिलता है कि ये सब किया धरा शरद पवार का है, ये शरद पवार का गेम प्लान है। तो ये क्या गेम प्लान है? शरद पवार चाहते क्या है, मतलब उनके देखिए वो ऐसा क्या है, चाहते हैं? देखिए वैसे शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे गेम के प्लेयर है, चेस के प्लेयर माना जाता है और महाराष्ट्र उनका ग्राउंड है मेनली। और जो उद्धव ठाकरे और जो राज ठाकरे ने स्टेटमेंट दी है, मैं सोचता हूँ बहुत वैलिड स्टेटमेंट। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि वहां पे बीजेपी क्या कर रही है और जो जिनकी पार्टी का टूटना हुआ है और उसके टूटने के अंदर हो सकता है कि सारा जो गेम प्लान है वो शरद पवार का गेम प्लान हो, क्योंकि शरद पवार को पता चल चुका है और कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगले इलेक्शन में अगर कोई पार्टी पावर में आएगी या पीएम पावर के पीएम बनेंगे वो बनेंगे पीएम मोदी, ये उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ चुकी है। तो शरद पवार चाहते हैं कि वो विनिंग साइड पे हो, क्योंकि अगर वो अपोजिशन के साथ जुड़े रहते हैं तो उनको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। उनको लगता है कि उनकी शायद यहाँ पे जो एक रोल है बहुत लिमिटेड हो जाए, तो वो चाहते हैं कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए बीजेपी के साथ जुड़ना और इसीलिए उन्होंने गेम प्लान खेला है जिसके अंदर प्रफुल्ल पटेल जो उनके खास आदमी थे, जिनको अपोजिशन की मीटिंग में लेके भी गए थे, और साथ में अजीत पवार उनके भांजे हैं और उनको इन्होंने एज ए चेस के प्लेयर की तरह उतार दिया है गेम के अंदर। और ये पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि इस टाइम पे एनसीपी के अंदर आपस में एक कंपटीशन चल रहा है या आपस में लड़ाई चल रही है। लेकिन जो भी बात हो शरद पवार के बारे में, किसी ने उनको सीरियसली क्रिटिसाइज तो किया नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है और कब तक वो चलते रहेंगे और हमें भी यहाँ पे चाहिए कि हम पावर गेम में खेलें। तो शरद पवार का गेम प्लान हो सकता है जिसके अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ये जो आप अपनी पार्टी का स्प्लिट किया है, स्प्लिट करने का पर्पस है कि वो बाद में कहें कि जी मैं नहीं चाहता मेरी पार्टी टूटे, जो मेरे बाकी लोग कहते हैं मैं उनके साथ जाऊंगा। यानी कि वो अजीत पवार के साथ जाकर के सुप्रिया सुले को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिला करके एनडीए को ज्वाइन कर ले और एक इसकी वजह से एक बहुत सीरियस झटका लगेगा अपोजिशन को भी। साथ में शरद पवार की एक गेम प्लान जो है वो चाहते हैं पावर में रहना या पावर के साथ रहना, वो चलेगी। यानी कि उनके जो लोग हैं पार्टी के वो पावर के साथ जुड़ जाएंगे और शरद पवार का ये जो गेम प्लान है जो राज ठाकरे ने डिस्क्लोज किया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल यही बात है। एक तरफ बीजेपी का गेम प्लान, एक तरफ शरद पवार का गेम प्लान और दोनों गेम प्लान का एक जो मेन एम है पावर में रहना, पावर में जुड़े रहना।
और अगर शरद पवार बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, एनडीए में जुड़ जाते हैं, तो इससे बीजेपी को सब स्ट्रेंथ मिलेगी। बीजेपी भी ये पसंद करती है क्योंकि बीजेपी इस टाइम पे अपने ओल्ड अलाइज उनको भी ले रही है। जैसे पंजाब के अंदर अकाली दल, उसको अपने साथ ले लिया उन्होंने, तैयारी पूरी चल रही है। और जो नायडू हैं तेलंगाना के अंदर, वो भी एनडीए को ज्वाइन करने की तैयारी कर चुके हैं और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो रही है। और मुझे लगता है कि जो अगला इलेक्शन होगा इंडिया के अंदर, वो जो अब इलेक्शन होंगे असेंबलीज के, यानी कि गुजरात, उसके बाद ये पीएम मोदी अगर ये इलेक्शन कंफर्टेबली जीत जाते हैं तो अनाउंस कर देंगे जनरल इलेक्शन। और उम्मीद की जाती है जो जनरल इलेक्शन होंगे वो दिसंबर 2023 में होंगे। और उसके बाद जिस तरीके से प्लान की जा रही है, गेम प्लान की जा रही है, पीएम मोदी पावर में आएंगे, अच्छी मेजोरिटी से आएंगे, उनको शरद पवार एनडीए ज्वाइन करेंगे, साथ में कुछ और लोग इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है वो पावर के साथ रहे। और कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी होगी और अगले इलेक्शन के अंदर केजरीवाल का पूरा सफाया हो जाएगा और ओवैसी का भी पूरा सफाया हो जाएगा अगले इलेक्शन के अंदर। अच्छा, एक और सवाल बनता है, बल्कि ये आखिरी सवाल होगा। ये जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत इस बार दर्ज की, और कर्नाटक में जीत दर्ज करने के बाद फिर एक महागठबंधन की बैठक होती है और कांग्रेस एक माहौल भी बना रही है पूरे देश में। राहुल गांधी भी काफी एक्टिव है। तो कांग्रेस ने कर्नाटक तो जीत लिया, लेकिन जो ये महागठबंधन की जो बैठक हुई थी वो जिस तरह फ्लॉप रही और जिसमें केजरीवाल भी बाहर आ गए, केजरीवाल थोड़ी देर रहे, फिर वो दिल्ली चले आए। उन्होंने कहा कि मेरी मांगे, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो मैं क्यों इस मीटिंग में रहूं। वो अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून था, जो उसको सरकार ने अध्यादेश लाके पलट दिया दिल्ली में, जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला था। तो केजरीवाल नाराज है, तो उसी दिन डेंट पड़ गया इनकी एकता में। और जब शरद पवार बाहर आ गए, शरद पवार की पार्टी टूट गई। तो ये एक बड़ा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए तो अब ये नुकसान हो गया, जो थोड़ा बहुत। देखिए, ऐसा है, बहुत दिन से बात चल रही थी कि बीजेपी चाहती है कि जो अगला इलेक्शन 2024 में, उसमें राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हो, यानी कि 1-to-1 फाइट हो। और ये जो गेम प्लान है, स्पेशली जो कर्नाटक के इलेक्शन से, इसके अंदर बीजेपी का एक अलग टाइप का रोल देखा गया। वहां पे हनुमान की बात कर दी, हनुमान जी की बात करते रहे और सब कुछ करते रहे। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई शुरू हो गई। उससे फायदा किसको हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ, सारे मुस्लिम कांग्रेस के पीछे आ गए। लेकिन नुकसान किसको हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। साथ में किसको नुकसान हुआ, साथ में ओवैसी की पार्टी सारी यहाँ से डिसमिस हो गई क्योंकि उनको मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। और दूसरी तरफ केजरीवाल, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ कहा जाता है बीजेपी का गेम प्लान था कांग्रेस को सामने प्रोजेक्ट करना। और कांग्रेस को, जैसे एक बात कही जाती है कि एक बड़ा वार जीतने के लिए आपको छोटे छोटे जो लड़ाइयां हैं वो हारनी पड़ती हैं। और ऐसा लगता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस को वहां पे जिताना, जिसकी वजह से कांग्रेस अपने आप को असर्ट करे, ताकि कांग्रेस को ग्राउंड न छोड़े केजरीवाल के लिए। और वही हो रहा है कि अब कह रही है राहुल गांधी में, हम केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। इससे केजरीवाल का सफाया हो जाएगा दोनों स्टेट के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर 7 सीटें लड़ी जाएंगी तो पहला नंबर होगा बीजेपी का, दूसरे नंबर पे होगी कांग्रेस, तीसरे नंबर पे होगी केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। सेम हाल चलेगा आपका पंजाब के अंदर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का वहां पे अलायंस चल रहा है। वो अलायंस बनने के बाद वहां पे ट्रायंगुलर कंटेस्ट होंगे। और जो पिछला इलेक्शन हुआ था वहां पे अकाली जो थे वो अलग लड़े थे, और इस टाइम पे अकाली अगर बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को और अकालियों को दोनों फायदा होगा। तीसरी तरफ कांग्रेस का जो मेन लॉस हुआ पंजाब के अंदर, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से पावर से हटाया। और आम आदमी पार्टी एक एक्सपेरिमेंट हुआ पंजाब के अंदर जो फेल हो चुका। और जहां पे खालिस्तानी है उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन आज खालिस्तान पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि उनकी जो मूवमेंट है करीब करीब खत्म हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी नुकसान होगा। लेकिन जो बीजेपी का प्लान था, जिसको मैं कहूंगा बीजेपी का प्लान था कर्नाटका में राहुल गांधी को प्रमोट करना, ताकि अपोजिशन की यूनिटी ना हो सके। और वही काम हुआ कि राहुल अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो अलग हो चुकी हैं राहुल गांधी या कांग्रेस से। और शरद पवार के छोड़ने से अपोजिशन की जो यूनिटी है उसको और ज्यादा धक्का लगेगा। प्रफुल्ल पटेल ने एक बात कही कि जब अपोजिशन की मीटिंग हो रही थी, 17 पार्टी थी वहां पे, 17 में से 7 पार्टी ऐसी थी जिनके पास एक एमपी था, एक पार्टी ऐसी थी जिसके पास कोई एमपी नहीं था, वो भी इसका मेंबर था। तो कहता है मुझे तो ऐसा लगा यहाँ पे मजाक हो रहा है, कॉमेडी चल रही है। और लालू यादव तो कॉमेडी कर रहे थे, राहुल गांधी से कहते हैं आप शादी करो। अरे भाई, आप यूनिटी की बात करते हैं, पार्टी की यूनिटी की बात करो।
जेल जा चुके हो चारा घोटाले में, दोबारा जेल जाने की तैयारी है, लोगों से जो आपने जमीन पे कब्जा किया है जॉब देने के चक्कर में, आप कॉमेडी कर रहे हो और जो लालू यादव का कॉमेडी का टाइम था पूरा हो चुका है। आज लोग सीरियस हैं, लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, लोग देख रहे हैं कि कंट्री की प्रोग्रेस की तरफ, लोग देख रहे हैं करप्शन की तरफ कि यहाँ पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट बने। इसीलिए जो अपोजिशन की यूनिटी है वो फेल हो रही है और मुझे लगता है कि जो अगला इलेक्शन होगा, एक तरफ तो बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और उसके एलाइज और तीसरी तरफ टूटी फूटी पार्टियां जिनका कोई औचित्य नहीं बचेगा इस देश के अंदर। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये बहुत बड़ा गेम प्लान था। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार का और बीजेपी का और इसमें जिस तरह से चीजें एक एक के बाद एक बदली, तो देखते हैं कि अब आगे चल के क्या परिस्थितियां बनती हैं। 2024 के लिए ही ये सारी कवायद चल रही है। सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार।